पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी ये जो चैप्टर है इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कंप्लीट कर लिया। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट से। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा क्या था। In the first part, we have studied about the problems and the challenges which our nation was facing in the states like Assam, Manipur, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मिजोरम तो ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट्स है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले, इनमें क्या सारे जो चैलेंजेस थे वो फेस किया एंड व्हाट काइंड ऑफ द सॉल्यूशंस वर टेकन आउट टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। ये हमने क्या हमारे लास्ट वीडियो में क्या हमने देखा था। अब आज इस वीडियो में हम देखने क्या वाले इन दिस चैप्टर एंड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थ्री काइंड्स ऑफ मूवमेंट, दैट इज नक्सलाइट मूवमेंट, कम्युनलिज्म एंड एज वेल एज वी आर स्टडीइंग अबाउट रीजनलिज्म। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज क्या है और इसके वजह से क्या चैलेंजेस थे हमारे इंडिया में आजादी के बाद भी, तो ये चीज हम लोग क्या देखेंगे। तो क्या आज ये चैलेंजेस आज भी हम फेस करते हैं? अगर आप रिलेट करेंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब आज के यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नक्सलाइट मूवमेंट। अब सबसे पहली चीज में आपको नक्सलाइट होता क्या है वो आपको मैं समझा देता हूं। अभी हम सभी से जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, सही बात है। यानी आज भी ये जो एग्रीकल्चर पे क्या मेजरली क्या बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम एक तरफ ये भी कहा जाता है कि आज भी जो भारत देश है वो गांवों में रहता है, ठीक है, गांव में रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मतलब ये चीज कहा जा रही है कि जो हमारे फार्मर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। फार्मर्स बहुत अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। देयर आर सम काइंड्स ऑफ फार्मर्स हु हैव मेनी लैंड्स, कुछ काइंड्स ऑफ फार्मर्स होते हैं जिनके पास लैंड्स नहीं होते, कुछ होते हैं जो छोटे मोटे लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं ऐसे फार्मर्स की बात करूं जिनके पास लैंड्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो अपनी तो लैंड होती नहीं है तो दूसरे के लैंड पे जाते हैं और वो क्या करते हैं, आपका एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म करते हैं और उसके बदले उनके जो वेजेस होते हैं, जो अमाउंट होता है वो मिलता है, सही बात है। अब कुछ फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं आपके मार्जिनल फार्मर्स, जो 1 हेक्टर यानी 2.5 एकर्स तक की जो लैंड्स है वो क्या करते हैं, आपका हार्वेस्ट करते हैं। अब वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं तो दे नीड सम काइंड ऑफ अमाउंट टू हार्वेस्ट द एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो लैंड के लिए जब पैसे लेने जाते हैं तो मेजरली वो जो बेस्ड होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे, मतलब मुनीम पे बेस्ड होते हैं या फिर जो जमींदार होते हैं उनके पास जाते हैं और पैसे लेते हैं। अब वो जमींदार और जो मुनीम क्या करते थे, पहले ये माल प्रैक्टिसेस करते थे। वो ये करते थे कि वो जो अमाउंट है वो तो देते थे लेकिन उससे ज्यादा वो जो इंटरेस्ट यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो बहुत ज्यादा क्या लगा देते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जितनी की मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाता था। यानी जितना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होता था उतना ब्याज हो जाता था। अब वो भर नहीं पाते थे तो उनके साथ बहुत सारी गलत एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती थी, साथ ही साथ उनके लैंड्स के भी कब्जे में कर लिया जाता था। अपना अपने जमीन पे उनकी क्या करवाई जाती थी, खेती करवाई जाती थी, जमीन अपने नाम पे कर लेते थे लैंड्स। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। तो यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉइस रेज करना क्या स्टार्ट किया, कहा जहां पे जो ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लैंडलॉर्ड्स जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे स्मॉल फार्मर्स को, उनसे जमीनें छीन के वापस से क्या करते थे, वो आपने जो स्मॉल फार्मर्स होते थे उनको दिया करते थे। ये ठीक थी, अच्छी बात थी, ये अच्छी चीज कर रहे थे। प्रॉब्लम कहां आई, जब इन्होंने क्या उठा लिया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन उठा लिया। अब वो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या किया, एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली जहां पर वो अपने हिसाब से चीजों को करते थे। और अगर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी या फिर स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी, अगर वो क्या करते थे, वो स्कीम कुछ लाते थे, पॉलिसीज लाते थे, तो कहीं ना कहीं वो उन जात के लोगों या फिर वो जो कैटेगरी के जो लोग होते थे या फिर उस एरिया के जो लोग होते थे उनसे क्या करते थे, ये पॉलिसीज को दूर रखते थे और उनको कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट होती थी उनके अगेंस्ट क्या कहते थे, आपका बोलते ना प्रोवोक करते थे यानी भड़काते थे। समझ में आ गया? तो ये चीज थी आपकी नक्सलाइट मूवमेंट। चलिए टेक्स्ट बुक में क्या दिया वो आपको मैं बता देता हूं। अभी जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपके नक्सलबारी, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आपके वेस्ट बंगाल में वहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब नक्सलाइट ने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था, छोटे लैंड होल्डर्स थे, मतलब 2.5 एकर्स 1 हेक्टर तक के जो लैंड होल्डर्स थे उनको क्या ऑर्गेनाइज किया और कहीं ना कहीं उनके लैंड का क्या कर लिया, जिम्मेदारी ले लिया और वहां पे उस जमीन को क्या कर दिया, रेड फ्लैग लगा दिया। रेड फ्लैग मतलब क्या होता है, आपकी बोलते हैं ना ये फ्री है, मतलब इसके रोकने की निशानी, ठीक है। तो यहाँ पे रेड फ्लैग लगा दिया और उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया, फ्री टेरिटरी का डिक्लेयर कर दिया 1967 में। अब यहाँ पे जो मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे जो मूवमेंट्स थे इस रेबिलियन से क्या लिए थे, इंस्पायर हुए थे। और इस तरह के मूवमेंट्स जो आपके इस रेबिलियन से क्या किए थे, इंस्पायर हुए थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों,
आप यहाँ पे अगर मूवमेंट के खुद अब कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्होंने एक्शन कमेटी क्या एस्टैब्लिश की थी ताकि वो जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है स्मॉल फार्मर्स का उसके अगेंस्ट क्या कर सके, वॉइस क्या रेस कर सके लैंडलॉर्ड के सामने, और साथ ही साथ उनकी जो लैंड है वो लेकर वो क्या छोटे छोटे जो लैंड होल्डर्स है या फिर जो टेनेंट्स है उनको क्या दे सके। आगे चल के जो मूवमेंट था, आप अपनी ऑब्जेक्टिव मतलब जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था उसे कहीं ना कहीं क्या हो गया था, भटक गया था, और वो क्या कर रहा था, वो कहीं ना कहीं आपके टेररिज्म को क्या बढ़ावा दे रहा था। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती थी, जो वेलफेयर पॉलिसीज होती थी, वो कॉमन पीपल तक क्या पहुंचने दे रहा था, क्या नहीं पहुंचने दे रहा था। सेम चीज हुई, अब नक्सलाइट ने क्या कर लिया, पैरेलल सिस्टम चालू कर दिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिजेक्ट करने लगे, और कहीं ना कहीं ये जो नक्सलिज्म था ये क्या बन गया था, एक इंपॉर्टेंट मेजर चैलेंज बन गया था आपकी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझाया। ठीक है, और जो मूवमेंट था वो कहां मेनली लोकेटेड था, वेस्ट बंगाल में। आगे चलकर मूवमेंट क्या होगा, धीरे धीरे चीजें क्या बढ़ने लगी। ठीक है, कहां पहुंचा वो, आपके ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में पहुंचा, कुछ पार्ट जो थे विशाखापट्टनम में, करीमनगर में, फिर तेलंगाना में भी पहुंचा, आदिलाबाद में, फिर बस्तर जो आपका राजनांदगांव है, फिर सुकमा आपके छत्तीसगढ़ में, गढ़चिरौली, भंडारा और बाकी सारे जो पार्ट है चंद्रपुर के महाराष्ट्र में वहां पे पहुंचा, फिर बालाघाट में, मंडोला मध्य प्रदेश में, फिर कोरापुट ओडिशा में। ऐसे करके जो इन्फ्लुएंस है नक्सलाइट का, उन्होंने क्या आ रहा था, बढ़ते जा रहा था, और इस चीज को और बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया जिसका नाम था पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्या आगे क्या बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको नक्सलाइट के बारे में बता दिया। अब कम्युनलिज्म के बारे में बात करते हैं। कम्युनलिज्म, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो अंग्रेजों द्वारा की गई थी। हाँ, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी कहीं ना कहीं इसने कम्युनिज्म को क्या किया था, एक पनाह दी थी, एक जो जड़ था उसकी क्या लगा दी थी। अब बात यहाँ पे करते हैं, बात क्या होती है, अब हम सभी से जानते हैं कि एक भारत देश एक ऐसा मात्र देश है जहां पर क्या किया जा रहा है, जहां पर आपके बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजन के जो लोग हैं बहुत ही प्यार से रहते हैं। अब चीज ये होती है कि अब मैं दो कम्युनिटी की बात करता हूं जो दो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, एक को मैं ए नाम दे देता हूं और एक को मैं बी नाम दे देता हूं। अब ए रिलीजन और बी रिलीजन दोनों बहुत प्यार से रह रहे थे पहले। अब क्या लाया गया, अब अपने फायदे के लिए उनके बीच में क्या किया, झगड़ा लगाया गया। क्या लाया गया, झगड़ा लगाया गया। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म। कहीं ना कहीं जो कंट्री की जब यूनिटी क्या होती है आपके थ्रेट में होती है या फिर मुश्किल में होती है, और जो दो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। ठीक है, और वो जो करने वाला होता है वो अपने फायदे के लिए करता है। जैसे अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेजों ने क्या किया था भैया, कि उन्होंने जो लोग थे हिंदू और जो मुस्लिम इस्लामिक लोग थे दोनों को क्या डिवाइड कर दिया ताकि वो रूल कर सके, ताकि वो अपनी चीजों को क्या अच्छे से क्या कर सकते, क्या प्रिवेंट कर सके। सही बात है, वो जाता था आपके जो एक कम्युनिटी यानी हिंदू जो थे उनको भी भड़काता, जो इस्लामिक पीपल्स थे उनको भी भड़काता था, ताकि उसका जो मेजर्स है वो क्या हो सके, वो फुलफिल क्या हो सके। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब कम्युनलिज्म क्या एक सीरियस थ्रेट है यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। सही बात है, हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है जहां पे कई सारे जो रिलीजन के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे क्या रहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक हमारी यूनिटी को क्या देती है, एक आपका थ्रेट देती है, यानी एक मुश्किल में डाल देती है। अब कम्युनिज्म emerges out of the narrow religious fight. The British sowed the seeds of communism in our country. People of different religions have happily lived together since many centuries. There is nothing wrong in the people of different religions living together in the people. अब यहाँ पे क्या होने लगता है, यहाँ पे कम्युनिज्म में ये होने लगता है कि भैया कि एक इंसान को ये लगने लगता है, कम्युनिटी को ये लगने लगता है कि भैया मेरा रिलीजन बहुत मान है, और अच्छी बात है, मानना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम हमारे रिलीजन को है बहुत ही महान माने या फिर बहुत ही अच्छा माने, कोई बुराई नहीं है। लेकिन चीजें कब खराब होने लगती है, जब हम अपनी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छा मानने लगते हैं और दूसरे की जो चीज है उसको कहीं ना कहीं हम इंफीरियर या फिर बोलते ना खराब मानने लगते हैं। तो ये चीज तो है हमारी, जब तो वो क्या होने लगती है, हमारी क्या खराब क्या होने लगती है। और यही कहीं ना कहीं आपके क्या कम्युनलिज्म को क्या देती है, बढ़ावा क्या देती है। अब फैनेटिज्म अगर मैं बात करूं तो एक बेस होता है कम्युनलिज्म का, जहां पर हम अपने रिलीजन के टुवर्ड्स क्या बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, आपके एग्रेसिव हो जाते हैं कि हम दूसरे रिलीजन के बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है, इट मेक्स वन ऑब्वियस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। अब जब ये चीज आने लगती है तो क्या होता है कि दो कम्युनिटी के अलग अलग लोग रहेंगे तो उस पर भरोसा नहीं कर, भाई ये ऐसे ही होते, ये इस पे नहीं, भाई ये लोग यही चीज करते हैं और ये चीज बहुत ज्यादा खराब करते हैं, इनके अंदर यही सिखाया जाता है, इनको यही चीज बताई जाती है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश की जो यूनिटी होती है वो खराब हो जाती है। कुछ लीडर्स जो होते हैं वो करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है, अपने फायदे के लिए। अब जो कंपैट्रियट्स होते हैं, कंपैट्रियट्स मतलब क्या होता है, जो अपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर पर्टिकुलर रीजन को बहुत ज्यादा मानते हैं उनको कंपैट्रियट्स बोलते हैं।
ठीक है, वो एक दूसरे को क्या देखने लगते हैं, एज अ दुश्मन क्या देखने लगते हैं। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर देखने मिलता है कि जो दो अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो एक साथ आके क्या करते हैं, आपके फेस्टिवल्स क्या बनाते हैं। एज अ रिजल्ट अब ये डिफिकल्ट बन जाता है कि वो एक साथ आए और आपके कोई भी जो एक साथ काम करे या फिर कोई जो चीजें हो रही है वेलफेयर की वो एक साथ करे, बहुत मुश्किल से हमें क्या देखने मिलता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग हैं यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चन भी क्या रेज करने लगते हैं अपने ओन रिलीजन पे। कुछ जो रिलीजन होते हैं, कुछ पीपल जो होते हैं रिलीजन के, वो ये समझते हैं कि ये देखने लगते हैं कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका कोई भी पॉलिटिक्स में क्या हाथ नहीं होता या फिर उनके साथ क्या गलत होता है। इसलिए जब कभी भी उनसे रिलेटेड जो चीजें होती है या फिर उनसे रिलेटेड कोई बात किया जाता है तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, और ये जो अग्रेसिवनेस होती है वो एक रायट में यानी एक दंगे फसाद में क्या लेने लगता है, आज का जन्म क्या लेने लगता है। अब जब भी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो बहुत सारे 100 के तादाद में, हजारों के तादाद में जो लोग होते हैं वो क्या मारे जाते हैं, और बहुत सारे पैसे और पब्लिक प्रॉपर्टी का भी क्या नुकसान क्या होता है जब ये कम्युनिज्म क्या होता है, आपका क्या बढ़ावा क्या मिलता है। ठीक है, तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। तो अब कहीं ना कहीं किसी भी चीज कोई भी जो चीज होती है वो क्या चलती है, वो आपके भरोसे पे चलती है। अगर हम एक दूसरे पे भरोसा है तो बट ऑब्वियसली बात है जो चीजें है वो पैरेलली बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। अगर हम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है तो चीजें पैरेलली चलने वाली क्या, चीजें अच्छे से पैरेलली नहीं चलेंगी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे क्या बताया गया। तो हमें ये इसी वजह से क्या कहा गया, फॉर दिस वी शुड मिक्स विद पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। अब कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, दो अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए, उनसे क्या मिलना चाहिए, उनसे क्या बातें करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें जो गुड प्रैक्टिस है, मतलब अच्छी जो चीजें उसको क्या करना चाहिए, उसको परफॉर्म करना चाहिए। एक आइडिया जो होता है, एक जो थॉट्स होता है, वो थॉट हमें एक दूसरे के साथ क्या शेयर करना चाहिए। साथ ही साथ हमें एक दूसरे की जो सोशल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसे क्या करना चाहिए, हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। और हमें कभी भी जो क्वेश्चंस है वो रिलीजन के साथ क्या मिक्स नहीं करना चाहिए कि भैया तुम इस कम्युनिटी के लोग हो तो तुम्हारे अंदर से यही चीजें निकलती, यही भावनाएं निकलती, ये जो चीज होती है ये क्या गलत होती है। और साथ ही साथ हमें जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजन क्या ढूंढना चाहिए कि एक्चुअली ये जो होता है ना हम लोग पीस है, ये जो अनपीस है, आपका जो अनपीस है, ये अनपीस किस तरह से जो पीस है हमारा उसको गायब कर रहा है, रीजन क्या है, चीजें क्या है, मुद्दे क्या है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, किसके वजह से झगड़े हो रहे हैं, दंगे फसाद होते हैं, एक मतभेद क्रिएट होता है, एक बंदा दूसरी कम्युनिटी वाले बंदे से क्या प्यार से बात नहीं करता, तो रीजन क्या है। चाहे हो सकता है वो हिस्टोरिकल रीजन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल रीजन हो, चाहे पॉलिटिकल रीजन क्या है, सबसे पहली चीज हमें ये करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कम्युनलिज्म है इसको एक क्या ताला लगाया जा सके ताकि हमारे देश की यूनिटी जो है बरकरार क्या रह सके। सही बात है, अगर मैं बात करूं तो इतिहास एक अच्छी तरीके से गवाह है कि अगर हम कहीं ना कहीं अगर एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं रहेंगे तो बट ऑब्वियसली बात जो तीसरा है वो मलाई खा के चला जाता है, दो लोगों के बीच में क्या झगड़ा लगा, मतलब तीसरा है जो अपना काम क्या करके क्या चला जाता है। अब रीजनलिज्म की बात करते हैं। रीजनलिज्म बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक रीजन से लोकेटेड है, जहां पर एक पर्टिकुलर जो रीजन के जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि भैया मेरा रीजन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल द पीपल स्टेइंग इन द महाराष्ट्र, ऑल द पीपल स्टेइंग इन महाराष्ट्र और इन गुजरात, या फिर अगर मैं बात करूं राजस्थान या फिर तमिलनाडु या फिर कर्नाटका और गोवा, उन्हें क्या लगता है कि भैया हमारा जो रीजन है, हमारा जो स्टेट है बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छी बात, लगना चाहिए, कोई बुराई नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन बुराई कब हो जाती है, जब हमें ये चीज लगने लगती है कि वो जो दूसरा पर्टिकुलर रीजन है वो हमसे इंफीरियर है, वो हमसे कम है, तो वो चीज जो होती है वो चीजें गलत होने लगती है। ठीक है, तो वही जो चीज होती है, यही जो लोगों की सोच होती है वो किसको पनाह देते हैं, आपके रीजनलिज्म को क्या पनाह देती है दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम काइंड ऑफ बंगाली और मराठी, तो मुझे क्या लगता है कि बाकी सारे जो स्टेट्स है उनसे मैं बहुत ज्यादा क्या ऊपर हूं, और इसे बोलते हैं आपके एक्सेसिव रीजनल क्या प्राइड बोलते हैं। ठीक है, द लव फॉर वंस a province turns morbid due to this kind of excessive regional pride. It is natural to feel love for one's province, but it should not become abnormal. यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि एक आम सी बात है कि हाँ एक पता हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस लोगों के साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं प्यार होना उन चीजों के लिए, उस चीजों के लिए बहुत ही आम सी बात है। लेकिन ये आम सी बात कब नहीं रहती, जब ये चीज जो होती बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाती है, जब ये लोगों को लगने लगता है कि भैया कि हम बहुत ज्यादा अच्छे, ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, तो ये चीज जो होती है ये थोड़ी सी क्या खराब हो जाती है और ये रीजनलिज्म को क्या बढ़ावा देती है। आज अगर मैं बात करूं तो रीजनलिज्म हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद बहुत सारे स्टेट्स में देखने मिला है, जिस आज खासकर जो स्टेट्स बैकवर्ड स्टेट थे, मतलब जहां पे आपके बोल सकते जो ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो वो स्टेट जैसे अभी स्टेट जैसे हो गया
महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, ये सभी क्या इकोनॉमिकली डेवलप्ड और इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है। अब स्टेट जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, आसाम हो गया, आज भी ये क्या अनडेवलप्ड है और इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली दोनों ही तरीके से क्या अनडेवलप्ड क्या ये स्टेट्स है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रिफॉर्म जो है आपके कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रेस का एक फाउंडेशन होता है, एक बेस होता है, एक कोर होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो स्टेट्स डेवलप्ड इकोनॉमिकली वो क्या है, वो आपके सुपीरियर माने जाते हैं, और एंड द स्टेट्स हु आर नॉट इकोनॉमिकली डेवलप्ड उन्हें क्या बोला जाता है, इंफीरियर क्या बोला जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है जो स्टेट्स आपके बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड होते हैं या फिर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड होते हैं, तो उनकी जो एजुकेशन होती है बहुत अच्छी मानी जाती है, जो हेल्थ होता है बहुत अच्छा माना जाता है, कल्चर होता है उसको बहुत ज्यादा क्या महान माना जाता है। एंड वही कंपेरेटिवली अगर मैं बाकी स्टेट्स जो कि इंफीरियर, जो अंडर डेवलप्ड है या फिर अनडेवलप्ड है, उनके जो स्टेट्स होते हैं, उनके एजुकेशन हो गया, उनकी जो कल्चर्स हो गए, उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं, उनको भी क्या इंफीरियर क्या माना जाता है। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो अपॉर्चुनिटीज है डेवलपमेंट अवेलेबल टू पीपल इन द डेवलप्ड स्टेट आर नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल इन द बैकवर्ड स्टेट। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ये सही, कहीं ना कहीं सही बात भी है कि जो डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको डेवलप्ड स्टेट्स में देखने मिल जाएगी वो आपको अनडेवलप्ड स्टेट्स में नहीं देखने मिलती है। आप जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हरास होते हैं, किसके नाम पे, आपके एजुकेशन के नाम पे, आपके बैकवर्डनेस के नाम पे, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे, पॉवर्टी के नाम पे, और उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि वो दूसरों के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, चीट क्या किए जा रहे हैं, और उन्हें यह लगता है कि वो जो बाकी जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज होती है, जो चीजें होती है, उससे क्या किया जा रहा है, उनको अनबेनिफिट क्या किया जा रहा है। अब स्टेट कहीं ना कहीं ये जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग से वो क्या लाती है, एक स्टेट्स होता है। अभी हमारा जो इंडिया है यानी जो भारत है वो क्या किया जा रहा है, वो आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें हमें ब्रेक दिखने मिलता है, वो टूटता हुआ हमें दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ जो प्रदेश के जो लोग हैं उनको ये लगता है कि हमें जो बाकी प्रदेश के लोगों की तरह क्या किया नहीं जा रहा है, ट्रीट नहीं किया जा रहा, हमें जो बेनिफिट्स है वो उतनी नहीं मिलती है, हमारे लिए फैसिलिटीज उतनी अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजों की वजह से वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं, और हमारे जो यूनिटी है वो क्या टूटने का लगता है, और एक इम्बैलेंस क्या क्रिएट होने लगता है। अब रीजनलिज्म आपके डेवलप्ड और अनडेवलप्ड स्टेट दोनों को ही बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जो पीपल है डेवलप्ड स्टेट्स के, वो कहीं ना कहीं बिलीव करने लगते हैं कि वो सुपीरियर है बाकी के कंपैरिजन में, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्या समझाया। अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में क्रिएट किया जाए, जो रीजनलिज्म है उसको कहीं ना कहीं एक एंड दिया जाए, ताकि जो लोग हैं वो डेवलप हो सके और अपने आगे आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज को क्या गेन कर सके। अब वो चीज कैसे क्लियर कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे ओवर पॉपुलेशन, उसको हमें कम करना है, आपके बहुत सारे कैंपेन रन करके, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट रन करके। फिर उसके क्लीनलीनेस एक मेजर प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर की जो फैसिलिटीज वो हमें क्लियर करनी चाहिए। जो प्रॉब्लम्स है फार्मर्स के, उन्होंने पॉवर्टी हो गया, हाउसिंग हो गया, फूड हो गया, और कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री के महारथी है, वो क्या इन प्रॉब्लम्स को क्या आपके कम करने की कोशिश कर रहे हैं और डेवलपमेंट करने की क्या पूरी क्या कोशिश क्या कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं एक जो देश एक सही रास्ते पे, एक तरक्की के रास्ते पे क्या आगे बढ़ सके। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं आता चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। और इसी के तहत हमारा जो थर्ड चैप्टर होता है आपका वो क्या खत्म हो गया। तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों।